दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ट्राइडेंट लिमिटेड की दो कंपनियाँ जो ग्लोबल कंपनियाँ हैं, देख सकते हो कि यूएसए की और ट्राइडेंट यूरोप की, इनका अधिग्रहण हुआ है, एक्विजिशन हुआ है और ये सिंगापुर की कंपनी ने किया है। इसको लेकर इस खबर को अच्छे से समझेंगे, क्या है पूरी खबर, क्या है पूरा ये मामला, उसको अच्छे से जानेंगे। वैसे ट्राइडेंट का स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरा है, लगातार नीचे आया, आज भी गिरावट हुई है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न आया जो काफ़ी उत्साहवर्धक है। क्या इशारा कर रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न, उसको समझेंगे। दूसरी तरफ अगर हम यस बैंक की बात करें तो यस बैंक के लिए ब्रोकरेज हाउस ने क्वार्टर 3 के रिजल्ट का प्रीव्यू जारी किया है। क्या है अंदाज़ा, किस तरह से रिजल्ट रह सकता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में जियो फाइनेंशियल सर्विस को डिस्कस करेंगे। स्टॉक लगातार गिर रहा है, क्या आने वाले समय और गिरावट होगी या फिर यहाँ से एक बाउंस बैक की संभावना बनेगी। साथ में हम एमपीएस को डिस्कस करेंगे जिसने ज़बरदस्त डिविडेंड देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले ट्राइडेंट के कारोबार की बात कर ले। 31.02 पर आज क्लोजिंग थी, 0.86% की गिरावट देखने को मिली और इसके पीछे वजह बाजार में ज़बरदस्त गिरावट। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ट्राइडेंट लिमिटेड ने एक बड़ा फैसला किया है। तो ट्राइडेंट लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि ट्राइडेंट ग्रुप इंटरप्राइजेस लिमिटेड, सिंगापुर बेस्ड ये कंपनी है ट्राइडेंट की। ओवरसीज कंपनी ने जो उनकी सब्सिडीज कंपनियां हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि ट्राइडेंट लिमिटेड यूएसए और ट्राइडेंट लिमिटेड यूरोप, इनके साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया है। इस एग्रीमेंट के तहत इनका अधिग्रहण हुआ है, तो एक्विजिशन हुआ है। इसमें शेयर होल्डिंग पूरा का पूरा आप देख सकते हो, उसका अधिग्रहण किया है ट्राइडेंट ग्लोबल यूएसए का। ये ओवरसीज सब्सिडीज कंपनी है ट्राइडेंट ग्रुप की, जो सिंगापुर बेस्ड कंपनी के उसका अधिग्रहण कर लिया है। और दूसरा हुआ है ट्राइडेंट यूरोप लिमिटेड, यूके बेस्ड कंपनी, और ये भी एक इनकी सब्सिडीज कंपनी है जिसका अधिग्रहण भी सिंगापुर के अंदर हुआ है। तो अब यहाँ पे ट्राइडेंट ग्लोबल कंपनी यूएसए की बात करें तो शेयर का जो प्रॉफिट लॉस अगर आप देखें तो 26.8 मिलियन रुपीज़ का है और यहाँ पे परसेंटेज में 0.8% के आसपास है। तो यहाँ पे नेट एसेट अगर देखें कंपनी का तो यहाँ पे 85.4 मिलियन रुपीज़ के आसपास है, 0.02% है टोटल। तो अब ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो इक्विटी शेयर है टोटल, उसमें अमाउंट देख दो 24,500 ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर है और इसकी अमाउंट बन रही है 6,52,190 यूएसडी, यानी यूएस डॉलर में है। तो अब ये इसका जो पूरा का पूरा सिंगापुर बेस्ड जो कंपनी है अधिग्रहण करने जा रही है। ये कंपनी से कंपनी का अधिग्रहण, इसमें प्रमोटर का कोई रोल नहीं है। इसी तरह से ट्राइडेंट लिमिटेड यूरोप जो कंपनी है इनकी, यूके की ट्राइडेंट यूरोप लिमिटेड, इसके यहाँ पे शेयर का जो प्रॉफिट लॉस अगर आप देखें तो 30.7 मिलियन रुपीज़ है, यानी 0.9% है टोटल। और नेट एसेट की जो इसकी वैल्यूशन देखे लाइबिलिटीज़ के साथ में, वो करीब 34.6 मिलियन रुपीज़ का है और 0.1% के आसपास है। 23 जनवरी 2025 यानी कल ही इनका ये पूरा एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें आप देखें तो जो शेयर ऑर्डिनरी जो इक्विटी शेयर है वो 2,13,000 है और इसकी जो अमाउंट बन रही है GBP 3,45,060। तो इन दो कंपनियों का अब देखें जो अधिग्रहण हुआ है शेयरों का, वो किया है सिंगापुर बेस्ड कंपनी, जो इन्होंने एक नई कंपनी बनाई थी अभी इसी साल 2024 में। उस कंपनी के अंडर में ये दोनों कंपनियां आ गई, अब बिजनेस करेगी उसके अंडर में। तो इसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है। तो कंपनी लगातार कुछ बड़े फैसले ले रही है क्योंकि आने वाले इसमें खर्च को भी कम करना है, ताकि मैनेज करें कि खर्च लगातार बढ़ेंगे तो बिजनेस तो बहुत ज़्यादा कम है। तो इसीलिए ये फैसला शानदार है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे अनचेंज है, 73.19% के आसपास जो अभी भी बनी हुई है। अब बात करें एफआई की तो उनकी 2.63% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, सितंबर में 2.73% हुई, फिलहाल 2.83% की होल्डिंग है। यानी इस गिरावट का फायदा उठा के एफआई लगातार निवेश करें। दिसंबर महीने में उन्होंने बाजार से पैसे निकाले, लेकिन ट्राइडेंट से नहीं निकाले, बल्कि उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। डीआई की बात करें, उनकी 0.06% की होल्डिंग थी जून में, सितंबर में 0.07% हुई, फिलहाल 0.09% है। यानी डीआई भी लगातार हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे। जनरल पब्लिक की बात करें, उनकी 22.87% की होल्डिंग थी जून में, सितंबर में 22.76% हुई, यानी होल्डिंग घटी।
इस बार 22.82% होल्डिंग है, हल्की सी होल्डिंग बढ़ी है। अदर्स की बात करूँ, उनकी 1.25% होल्डिंग थी जो सितंबर में अनचेंज थी, अभी फिलहाल 1.06% हुई है। तो अदर की जो होल्डिंग थी उसमें आप देखें तो होल्डिंग यहाँ पे आपको FIDI और जनरल पब्लिक में बढ़ती हुई दिखाई देगी और ये एक अच्छी संभावना दिखाई दे रही है इसमें। अब चलते हैं हम यस बैंक की तरफ। तो 18.25 पर क्लोजिंग थी 1.19% की गिरावट के साथ। तो यहाँ पे अब रिजल्ट आने वाला 25 जनवरी को, उसके पहले अगर आप देखें तो हमारे सामने इसके रिजल्ट को लेकर अंदाजे जारी किए गए हैं किस तरह से रिजल्ट रह सकता है। तो नोमुरा और MK रिसर्च ने अपनी अपनी रिपोर्ट जारी की है। नोमुरा के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे इस बार जो कंपनी का टोटल अगर आप देखें नेट इंटरेस्ट इनकम 2260 करोड़ के आसपास रह सकता है, जिसमें 12% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल सकती है और 3% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल सकती है। नेट प्रॉफिट है उसमें आप देखें तो 117% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिल सकती है ईयर ऑन बेसिस पे, जो 500 करोड़ तक जा सकता है। और यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 9% की गिरावट देखने को मिल सकती है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो ये यहाँ पे आपको 2.4% आता हुआ दिखाई दे सकता है और जिसमें आप देख सकते हो कि 5 बेसिस पॉइंट की डिक्लाइन देखने को मिल सकती है ईयर ऑन बेसिस पे। अब यहाँ पे प्री प्रोविजन रखे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो 15% की यहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल सकती है और 1% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो प्री प्रोविजन 990 करोड़ के आसपास रह सकता है। लोन बुक की बात करें यस बैंक की तो वो करीब दिसंबर के एंड में 2,45,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास है, जिसमें 13% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ है और 4% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ है। डिपॉजिट में 15% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ है जो 2,77,200 करोड़ तक पहुंचा है। अब MK रिसर्च की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में बताया कि 2,268 करोड़ की रह सकती है, जिसमें 12% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है और 3.1% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 559 करोड़ के आसपास बताए, जिसमें 142% की ईयर ऑन बेसिस पे ज़बरदस्त जंप देखने को मिल सकती है और 1.1% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़त देखने को मिल सकती है। यहाँ पे टोटल PPOP एस्टीमेट लगाया 986 करोड़ का, जिसमें 14% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल सकती है और 1.1% की क्यू ऑन क्यू वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो क्लियरली देख सकते हो कि दोनों के दोनों ब्रोकरेज हाउस से बुलिश है और रिजल्ट बेहतर रहने की उम्मीद कर रहे हैं। अगर ऐसा ही रिजल्ट आएगा तो फिर यहाँ पे कुछ उम्मीद की जा सकती है। अब चलते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस की तरफ। 243 पर क्लोजिंग थी, 4.67% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक की धुलाई हो रही है। जियो फाइनेंशियल का स्टॉक अगर आप देखें तो पिछले 11 महीने के लो पे पहुंच गया है। 27% स्टॉक गिर चुका है अपने ऊपरी प्राइस से और लगातार गिर रहा है। इस बार कंपनी ने अपना रिजल्ट बताया, रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है, सेटिस्फेक्शन हुआ है रिजल्ट देख के, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर की प्राइस रुक नहीं रही है, वो लगातार गिर रही है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए हैं। अभी फिलहाल मंगलवार को ही देखो कि जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक ने मिल के अपना नई जो कंपनी का गठन का ऐलान किया है। ये देख सकते हो कि ये जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से इन्होंने ब्लैक रॉक जियो ब्रोकिंग बिजनेस की शुरुआत की है और अब देख सकते हो तेज़ी से पुराने ब्रोकर को पीछे करके नई तेज़ी के साथ आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। यानी ब्रोकिंग का बिजनेस जो परंपरागत लोगों से देखे हाथ में तो मोतीलाल ओसवाल हो या फिर शेर खान हो, एंजल ब्रोकिंग वो चलाते थे। फिर नए ज़माने में आए तो जेरोदो, अप स्टॉक, 5 पैसा जैसे बहुत सारे ब्रोकर आए जिन्होंने उनकी जगह ली, लेकिन अब इनको टक्कर देने को बिल्कुल जियो फाइनेंशियल तैयार है। आने वाले समय ये कुछ बड़ा धमाका कर सकता है। जब जियो का पेमेंट बैंक का बिजनेस भी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, लगातार नए अकाउंट खुल रहे हैं, तो ये बिजनेस अब ग्रो करने लगा है। तो आने वाले समय जो KR चौकसी है वो काफ़ी बुलिश है और उनके हिसाब से आने वाले समय बेहतर कर सकता है। चलते हैं MPS लिमिटेड की तरफ। 2420 पर क्लोजिंग थी, 10.72% की बम्पर तेज़ी देखने को मिली। इस गिरते बाजार में भी इसने बेहतर किया आज और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि कंपनी 5वीं बार 33 रुपीज़ का ज़बरदस्त डिविडेंड देने जा रही है और लोगों को मालामाल कर रही है डिविडेंड के माध्यम से। तो 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला शेयर है जिसमें 33 रुपये का पर शेयर डिविडेंड देने जा रही है और इसकी रिकॉर्ड डेट तय कर दी गई है। 29 जनवरी 2025 इसकी रिकॉर्ड डेट तय की है। तो डिविडेंड का जो भुगतान है वो 21 फरवरी 2025 या उससे पहले हो जाएगा। उन सदस्यों को किया जाएगा जो रिकॉर्ड डेट के पहले जिन्होंने शेयर खरीद लिए, उनके डीमैट अकाउंट में शेयर है, उनको डिविडेंड मिलेगा। इससे पहले 4 बार डिविडेंड कंपनी दे चुकी है। अगस्त 2024 में 45 पैसे का, नवंबर 2023 में 30 रुपये का डिविडेंड दिया था, वही जुलाई 2023 में और 22 में क्रमशः 20 रुपये और 30 रुपये का डिविडेंड दिया था। यानी लगातार अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनी है। 2020 में बायबैक का ऐलान भी कंपनी ने किया था। तो कंपनी लगातार अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर रही है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी दे रही है और काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले
या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।